नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे अक्टूबर माह की क्रॉनिकल शुरू करेंगे अब हम लोग। और उसके अंतर्गत जो आज का टॉपिक होगा वह है राष्ट्रीय संस्करण। राष्ट्रीय संस्करण से आपको बता दें, कोई भी ऐसा एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, मध्य प्रदेश पीसीएस हो, या फिर उत्तर प्रदेश या किसी अन्य स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन निकल कर आते रहते हैं। और सबसे अधिक करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वह है राष्ट्रीय संस्करण। सीधे बात करेंगे पहले पॉइंट पे, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। तो आपको बता दूं, 6 अगस्त 2022 को बंगाल के पूर्व राज्यपाल और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और बात करें, उन्होंने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को पराजित किया। दोनों नाम याद रखेंगे, किसको पराजित किया? मार्गरेट अल्वा को। यह प्रश्न भी बन सकता है। और किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो यह है 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बन सकता है। उसके बाद अगर हम जगदीप धनखड़ के बारे में बात करें, तो यह जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के नामांकित होने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। यह एक फैक्ट है, याद रखेंगे। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। 1952 से वर्तमान तक के भारत के उपराष्ट्रपति की सूची आप देख सकते हैं। पहले उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये मई 1952 से मई 1957 और फिर मई 1962 तक रहे, मई 1957 से। उसके बाद जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और मोहम्मद हामिद अंसारी। इनका भी कार्यकाल 2 बार रहा, अगस्त 2017 से अगस्त 2012 और अगस्त 2012 से अगस्त 2017। उसके बाद वेंकैया नायडू और अब हैं जगदीप धनखड़ 14वें, अगस्त 2022 से वर्तमान तक। आगे हम लोग बात करेंगे भारत रंग महोत्सव। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हो रहा है। भारत रंग महोत्सव महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। आयोजन कौन कर रहा है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। और पी देशपांडे महाराष्ट्र कला एकेडमी द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस 5 दिवसीय नाटक उत्सव का आयोजन किया गया। और हम बात करें भारत रंग महोत्सव या राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। यह नई दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक रंगमंच है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसको भी जान लेना चाहिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन का 5 साल में जीर्णोद्धार कर इसे मोढेरा सूर्य मंदिर के समान निर्मित किया जाएगा। याद रखेंगे कि मोढेरा का सूर्य मंदिर के समान किस रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा? तो अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन का। अब हम बात करेंगे मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो यह पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के तट पर? पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। गुजरात के मेहसाणा में स्थित है। सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम सूर्यदेव के वंशज माने जाते हैं, इनके द्वारा किया गया था। यह मंदिर उड़ीसा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर से प्रेरित है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे शास्त्रों में मोढेरा का उल्लेख मिलता है। बात करेंगे शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा की घोषणा की, अनावरण करने की। तो कहाँ पे लगेगी? भोपाल में। बात करें अगर हम चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, तो अलीराजपुर जिले के भावरा से लाई गई मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीराजपुर जिले में हुआ था।
जनजातीय बहुल जिला है, यहीं के भावरा में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे, आज़ाद का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को वर्तमान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में हुआ था। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भारत का एक क्रांतिकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में पूर्वी बंगाल में सचिन नाथ सान्याल, नरेंद्र मोहन सेन और प्रफुल्ल गांगुली ने अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में की थी। उसके बाद वह भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे तथा वर्ष 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में पुनर्गठित किया। HSRA की स्थापना वर्ष 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद वर्ष 1985 की काकोरी खनन में शामिल थे और एकमात्र यही थे जो बचकर निकल गए थे। इस मामले में बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को सरकार ने पकड़ लिया और फांसी दे दी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पकड़ में नहीं आए। वर्ष 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। सैंडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हुए अंग्रेजों के लाठीचार्ज के बाद हुई थी। तो इस तरह आपने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये सब सभी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में GS के अंतर्गत आते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका करंट अफेयर के साथ साथ जो GK फैक्ट होते हैं वो भी आपके तैयार होते जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और हाँ, एक और अनुरोध है कि वीडियो को इतनी मेहनत से आप सबके लिए बनाया जा रहा है तो वीडियो को पूरा देखें, और जो भी वीडियो को पहली बार देखने पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो सीधे हम लोग बात करेंगे जो फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा। पहले इसे राष्ट्रद्वीप के नाम जाना जाता था, तो राष्ट्रद्वीप का नाम क्या रख दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। उसके बाद हम बात करेंगे, इस द्वीप में एक नाविक प्रतिमा और पीछे की तरफ एक लाइट हाउस भी है। यह भारत का पहला सोलर लाइट हाउस है। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों? क्योंकि इस द्वीप में एक नाविक प्रतिमा और पीछे की तरफ एक लाइट हाउस है और यह भारत का पहला सोलर लाइट हाउस है। लाइट हाउस परियोजना आई हुई थी, तो यह भारत का पहला सोलर लाइट हाउस कहाँ पे है, अंडमान निकोबार के सुभाष चंद्र बोस द्वीप पे। हम बात करेंगे पेशा अधिनियम के बारे में। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के कार्यान्वयन के नियमों को अधिसूचित किया है। तो पेशा एक्ट कब आया था, 1996। यह संबंधित है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों के विस्तार संबंधित है, या पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम है। पेशा नियमों को अधिसूचित किए जाने के साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना के बाद पेशा को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 7वां राज्य बन गया, जिसने पेशा को लागू करने के लिए राज्य विशिष्ट नियम बनाए। पेशा अधिनियम के कार्यान्वयन से ग्राम सभाओं को आदिवासी अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार मिलेगा। इस नियम के अनुसार ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदायों से होंगे और इसमें से 25% महिला मेंबर होंगी। इससे आदिवासी लोग जल, जंगल और जमीन के संबंध में अपना निर्णय खुद ले सकेंगे। तो एक पेशा को लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 7वां राज्य बना है, यही एक महत्वपूर्ण बात है। पेशा अधिनियम कब आया था, यह भी महत्वपूर्ण बात है। तो यह दोनों ही महत्वपूर्ण है, पेशा अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया, 7वां राज्य। अब हम बात करेंगे GK के लिए कुछ फैक्ट इसमें से। तो पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम को शॉर्ट में पेशा बोलते हैं। पेशा एक्ट कब आया, 1996, अभी ऊपर बताया था। तो इससे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए
केंद्र द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 या पेशा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों को स्वयं को नियंत्रित करने के लिए मान्यता देता है और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके प्रारंभिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है। अब हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, और बहुत सारा बुक्स में दिया रहता है, सबको नहीं पढ़ेंगे। अब सीधे बात करेंगे, चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन गया है। तो 13 अगस्त 2022 को चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी का उद्गम की अगर बात करें तो यह बारालाचाला दर्रे के निकट से होता है। इस नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। यह नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बात करेंगे मंथन मंच के बारे में, तो 16 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभावों, नवाचारों, समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मंथन मंच का अनावरण किया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मंथन मंच, बस इतना याद रखें कि मंथन मंच किसका है, भारत सरकार का है, और यह देश में प्रौद्योगिकी आधारित सामाजिक प्रभाव, नवाचारों और समाधानों को लागू करने के लिए उद्योग एवं अनुसंधान संस्थान के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच है। सीधे बात करेंगे हम लोग पंच प्रण प्रतिज्ञा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 88 मिनट के भाषण में जो 15 अगस्त के दिन देते हैं, भारत के लोगों से एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए पंच प्रण 5 प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पंच प्रण प्रतिज्ञाओं के बारे में बात की, जिन पर देश को अगले 25 वर्षों तक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कौन कौन इसमें है? पहला है विकसित भारत के बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ना। दूसरा है दास्ता के सभी निशान मिटाना। तीसरा है हमारी विरासत पर गर्व करना। चौथा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एकता की शक्ति। और पांचवा है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो यह 5 प्रतिज्ञा है, प्रण प्रतिज्ञा याद रखेंगे, पूछा जा सकता, महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे स्टील स्लैग सड़क, बहुत महत्वपूर्ण है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ पहली बार अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग का उपयोग करके एक पायलट सड़क खंड का निर्माण करेगा। भारत में पहली 100% स्टील स्लैग सड़क गुजरात के सूरत में एक बंदरगाह पर निर्मित की गई थी। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे कि भारत में पहली बार 100% स्टील स्लैग सड़क गुजरात के कहाँ बनी? तो गुजरात के सूरत में एक बंदरगाह पर निर्मित की गई। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। पहला कौन है? तो पहला चाइना है स्टील के उत्पादन में। बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीके फैक्ट की, तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ, इसका गठन 7 मार्च 1960 को किया गया। यह मित्र देशों भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि के लिए भी सड़कों का निर्माण करता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। पहले प्रारंभ में यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता था, किंतु वर्ष 2015 से इसका प्रबंधन एवं कार्यान्वयन रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, नई दिल्ली में वाटर स्पोर्ट क्लब में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में वाटर स्पोर्ट्स क्लब में यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक जी अशोक कुमार ने अर्थ गंगा अवधारणा के तहत कई नई पहलों की शुरुआत की। गंगा बेसिन के साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इम अवतार नामक एक पर्यटन संबंधी पोर्टल भी शुरू किया गया। याद रखेंगे, इम अवतार पोर्टल किससे संबंधित है? तो गंगा बेसिन के साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इम अवतार नामक एक पर्यटन संबंधी पोर्टल शुरू किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के अनुसार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस
जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया है और हमेशा से यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ। जब भी इसका आयोजन हुआ है तो यह क्वेश्चन प्रश्न में बना हुआ है। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी के भारत वापसी की याद दिलाता है और 9 जनवरी 1915 के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह 2003 से मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। यह दिवस वर्ष 2015 से हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इससे पहले प्रत्येक ईयर में होता था, तो अब 2015 से 2 साल में एक बार मनाया जाता है। कहाँ पर होगा? इंदौर में होगा। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय मानकीकरण मंच। तो संचार मंत्रालय नई दिल्ली में एशिया और ओशनिया क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय मानकीकरण मंच की मेजबानी कर रहा है। क्षेत्रीय मानकीकरण मंच की मेजबानी कौन कर रहा है? नई दिल्ली। सिर्फ इतना याद रखेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे एक बार सुन लेंगे जरा सा। उसके बाद अगर हम बात करें नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किया। किसने किया? नीति आयोग प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। उसके बाद बात करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। तो यह पारित कर दिया गया दोनों सदनों से। यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। उसके बाद अगर हम बात करें, यह बिल राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा मानद विश्वविद्यालय को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करता है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। विश्वविद्यालय अनुदान एक्ट 1956 के तहत राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को मानद विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा है और इसी को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करता है, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। बात करेंगे विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आगे बढ़ेंगे। श्रीमद राम राजचंद्र मिशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धर्मपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। श्रीमद रामचंद्र मिशन की पहल ने ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धर्मपुर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कहाँ पर किया? तो गुजरात में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है, बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत सरकार द्वारा मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे उत्पादकों को उनके प्रीमियम उपज का अधिकतम मूल्य मिलेगा और बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। बात करें अगर हम भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा शासित होता है। यह चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। भौगोलिक संकेतक 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। ये जो भी पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये फैक्ट के रूप में यूपीपीसीएस में जब 1 लाइनर टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि जीआई टैग कितने साल की अवधि होता है, 5 साल 8 साल ऐसे दे देगा, तो इसकी अवधि 10 साल की होती है। 2022 में प्रदान किए गए प्रमुख भौगोलिक संकेतक कंदमान हल्दी उड़ीसा की है, पांडम और हमाराम हस्तशिल्प मणिपुर का है, पलानी पंचमीर्थम तमिलनाडु का है, तिरूर सुपारी केरल का है, खोला मिर्च
गोवा का है। इड्डू मिसमी वस्त्र हस्तशिल्प अरुणाचल प्रदेश का है, मिसमी जनजात वहीं पाई जाती। काजी नेमू असम। और सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, महत्वपूर्ण टॉपिक है। 19 अगस्त 2022 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने घोषणा की कि 1,14,62 गांवों ने खुद को ओडीएफ खुले में शौच मुक्त या शौच मुक्त प्लस होने का दावा किया है। तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जिनमें से अधिकांश गांवों को ओडीएफ प्लस के रूप में नामित किया गया है। 2 अक्टूबर 2019 को ग्रामीण भारत शौच मुक्त हुआ था घोषित। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 को। याद रखेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को 2020 में मंजूरी दी गई थी। ये सब फैक्ट याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के लिए। चाहे ग्रामीण भारत कब शौच मुक्त हुआ? 2 अक्टूबर 2019 को। चाहे स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण का प्रारंभ हुआ 2020 में। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रथम अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक तो 30 से 31 जुलाई 2022 तक राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा विज्ञान भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। द्वारा विज्ञान भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और तादात्म्य लाने के लिए एक एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर विचार विमर्श किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बात करें तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 9 के तहत राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अनुरूप किया गया। देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में होते हैं, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में होते हैं, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद बात करेंगे वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021। यह विधेयक वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रस्तावित विधेयक वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में दी गई अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर 4 कर देता है। बस इतना ही है कि प्रस्तावित विधेयक वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में दी गई अनुसूचियों की कुल संख्या को 6 से घटाकर कितना कर देता है? 4। फैक्ट है, स्टेटमेंट में आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रस्तावित विधेयक में उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। सामान्य जुर्माना 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे वांचो समुदाय। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के वांचो समुदाय के लोग अपनी सदियों पुरानी लोक कलाओं को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने का कार्य कर रहे हैं। वांचो समुदाय अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोंगडिंग जिले की पटकाई पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी लोग हैं। बात करेंगे रोहिंग्या समुदाय के लोग अवैध विदेशी। तो सबसे पहले वांचो समुदाय जो है, यहाँ से 2 फैक्ट हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश के वांचो समुदाय के लोग अपनी सदियों पुरानी लोक कथाओं को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने का कार्य कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा है वांचो समुदाय अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। अब बात करेंगे रोहिंग्या समुदाय के लोग अवैध विदेशी। हाल ही में गृह मंत्रालय ने घोषणा की कि रोहिंग्या समुदाय के लोग अवैध विदेशी लोग हैं। रोहिंग्या समुदाय पश्चिम म्यांमार के रखाइन प्रांत से संबंध रखते हैं। तो गृह मंत्रालय ने इनको अवैध बता दिया है कि अवैध विदेशी हैं, इनको बाहर करिए। तो ये रखाइन प्रांत में सबसे अधिक हैं। सिल्क मार्क एक्सपो। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया। तो सिल्क मार्क एक्सपो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। सिल्क मार्क सरकार द्वारा शुरू किया गया एक गुणवत्तापूर्ण आश्वासन लेबल है, जो यह निर्धारित करता है कि उत्पाद शुद्ध प्राकृतिक रेशम से बना है या नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें काफ़ी
संवर्धन एवं विकास विधेयक 2022, ये सब कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो महत्वपूर्ण है कि इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। कर्नाटक के बोले-होन्नूर में काफ़ी बोर्ड का एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। कर्नाटक के बालोहोन्नूर में काफ़ी बोर्ड का एक केंद्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। मुख्यालय इसका कहाँ काफ़ी बोर्ड का? बंगलुरु में स्थित है। भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी होती हैं, अरेबिका और रोबस्टा का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक भारत में कुल कॉफ़ी का लगभग 70% उत्पादन करता है। भारतवर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन के लगभग 3% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष 10 कॉफ़ी उत्पादक देशों में शामिल है। जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होगा उनको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी बुक पढ़ेंगे तो पूरा पीएचडी हो जाएगा। बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जीके फैक्ट का। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में वर्ष 1919 में की गई थी। यह एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों के लिए नियम बनाती है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 187 है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार ने अपने 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडीएक्स ने अपने 100वें अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के शासी निकाय की 9वीं बैठक। इस अवसर पर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार ऐप भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर तो निकाय बैठक की 9वीं बैठक हुई है, नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है 9वीं बैठक? तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के शासी निकायों की 9वीं बैठक नई दिल्ली में। और इस अवसर पर एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार ऐप भी लॉन्च किया गया है। बात करेंगे राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। मुख्यालय हैदराबाद में है। तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 2006 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था। भुज में स्मृति वन का उद्घाटन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भुज में स्मृति वचन का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुज में स्मृति वन का उद्घाटन किया। यही पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में, किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया? तो यह किया है कच्छ जिले में, गुजरात राज्य में। उसके बाद बात करेंगे कच्छ में एक स्मारक वीर बालक स्मारक को भी उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? कच्छ में। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वाले अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट आ चुकी है। तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य नामक एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार हानिकारक फाइन पार्टिकुलेट मैटर के मामले में दिल्ली और कोलकाता शीर्ष 2 सबसे प्रदूषित शहर हैं। PM 2.5 में सर्वाधिक वृद्धि वाले 50 शहरों में से 41 भारत में हैं, जिनमें 9 इंडोनेशिया में हैं। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, कानो नाइजीरिया, लीमा पेरू, ढाका बांग्लादेश, जकार्ता इंडोनेशिया, लागोस नाइजीरिया, कराची पाकिस्तान, बीजिंग चीन और अकरा घाना शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित हैं।
उसके बाद बात करेंगे वन लाइनर समसामयिकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। पहला फैक्ट है 21 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए गुजरात के गरबा नृत्य को नामांकित किया है। तो भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंकित होने के लिए गुजरात के गरबा नृत्य को नामांकित किया है। 8 अगस्त 2022 को सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। क्या नाम था? पादांग। इसको 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया। 26 जुलाई 2022 को जम्मू में कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड को स्थापित करने की घोषणा की गई। तो कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए तीनों सेनाओं के संयुक्त थिएटर कमांड स्थापित करने की घोषणा की। उसके बाद बात करेंगे जुलाई 2022 में केंद्र सरकार ने जन शिकायतों को निपटारे की अवधि को मौजूदा 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिनों तक करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने जन शिकायतों के निपटारे की अवधि को मौजूदा 45 दिनों से घटाकर अधिकतम 30 दिनों तक करने का फैसला किया है। तो इसी के साथ राष्ट्रीय सेगमेंट समाप्त होता है। अंत में फिर कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।